से आग्रह करता हूं कि वो आए और इस विषय को शुरुआत करें और बाकी साथी जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब। जी सर, जी सर। जी, शुरू करिए। कल्याण जी आनंद दादा, देवदत्त गंगवार जी, सुरेश जी, सुरेश धनसेना जी, आज छत्तीसगढ़ से आप बहुत दिन बाद जुड़े। सब कुछ हो गया, इसका मतलब आप थोड़ा से फ्री हो गए हैं। हम लोग बात करेंगे उस पे आगे का अलग से। और साथ ही साथ शुरू करते हैं चर्चा। आदरणीय ब्रिगेडियर साहब। सभी को नमस्कार। अ, हम आज बात कर रहे हैं कि हम गौपालन के लिए कैसे बढ़ें। गौ का उपयोग आप सब जानते हैं, और हमारे यहाँ क्या प्रणाली थी, क्या बीच में हुई, वो भी आप सब लोग जानते हैं। तो इसमें अ, जो भारतीय संस्कृति और भारतीय धार्मिक में और अस्तित्वता के लिए गौपालन एक बहुत ही पवित्र व्यवसाय रहा है। और इसकी शुरुआत 12,500 साल पहले हुई, और उसमें शुरुआत तो जो मानव के साथ पहले ये डोमेस्टिक एनिमल रहा है, और ये धीरे धीरे इसको ऐसा डेवलप हो गया और हर एक चीज में काम आने लगा। पोषण के लिए ये है, खेती में काम करने के लिए है, गोबर मूत्र भी पर्यावरण और धरती को सुधारने के लिए है। तो इसको पवित्र पशु कहा जाने लगा, पवित्र जीव कहा जाने लगा, जो जिस पर हम बहुत ज्यादा आधारित हो गए। और इसका मेन जो है, दूध, घी, गौमूत्र और गौमय, ये तो है ही। इनका ज्यादा प्रयोग हमारे पास पूजा में, और उनको भी पवित्र पदार्थ माना जाने लगा। गाय का बिहेवियर, चेतना भी शांति और आध्यात्मिक के लिए अच्छी जानी जाती है। गाय अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है और पशु नहीं करते हैं। तो ये हमें समाज को भी सिखाती है और प्रेम की सी बातें करती है। आध्यात्मिक रूप से इसका बहुत उपयोग है, और सोशल लाभ तो हैं ही, इसके पदार्थ हैं, इसकी पवित्रता है, इसका समाज में स्थान है। तो गाय प्रकृति व बहुमुखी रूप से उपयोगी है। शुरू में इसका प्रयोग जो जैसे भी मानव ने किया वो किया, कि इसका पहले तो शिकार के लिए यूज किया, फिर इसका प्रयोग मांस के लिए भी हुआ है, फिर इसका प्रयोग दूध के लिए हुआ, खेती के लिए हुआ इसके पशुओं का। और इसका ये जो पदार्थ और ज्यादा निकले हैं, उनमें भी इसका पर्यावरण वगैरह में जिक्र हुआ। तो हमारे इसमें तो ऐसा है। इसके बाद एक संस्कृत इसका गौपालन की विधियां, प्रणाली डेवलप हुई। शुरू में हमारी प्रणाली रही कि गाय अपने घर में एक तरफ रहेगी। दिन के टाइम में सारे गांव की जो उस एरिया में है, वो सारी गाय चरने जाएंगी, शाम को वापस आएंगी, उनको कुछ और खाना दिया जाएगा, और उसका दूध निकाला जाएगा, और गोबर एक जगह स्टोर किया जाएगा, मूत्र और गोबर। और उसको एक खड्डा सा बना के 6 महीने के लिए स्टोर होने पर वो बहुत परफेक्ट खाद बनता है। आज मैंने भी देखा है, गांव में ये प्रथा थी, एक खड्डा खोद के उसमें सारा कूड़ा वूड़ा और गाय का गोबर विशेषकर डाल के वो खाद हर 6 महीने में फुल हो जाता था, और उसको दोबारा से बनाने की कोशिश की थी। इसका मेन प्रयोग पोषण में दूध है। दूध के बगैर गाय का अस्तित्व नहीं है। हम जो ये खोल रहे हैं दूसरी गौशाला जो है हमारी सार्वजनिक, वो सेवा की है। उसमें दूध है या नहीं है तो थोड़ा बाकी, पर वो कोई गौपालन नहीं है, वो गौ सेवा है। ये सिद्धांत हम पहले रख लें। हम अपनी सहकारिता में ये चाहेंगे कि हम लोग ये दूध और गोबर और मूत्र का प्रयोग तो होगा ही होगा, संवर्धन भी जुड़ेगा उसमें, क्योंकि हमारी गाय की हालत कुछ बीच में खराब हो गई है। तो उसको भी साथ जोड़ते हुए उसका जो प्रोडक्ट आएगा, गाय बछिया या बछड़ा, वो भी एक एसेट होगा।
और उसमें तो कुछ और मॉडिफाइज करके हम ये कर सकते हैं कि हम अपना उसमें बछिया 90% हो या इस तरह का हो। तो ये जरूरी है। और इसके लिए क्या चाहिए जो हम सिस्टम में लगाएंगे, उसके लिए कुछ सरकारी नीति। अभी जो और सिस्टम है वो है कि एक स्वामी दयानंद जी ने ये गौशाला का जो सार्वजनिक गौशाला है वो सेवा का स्थान है। उसका हम बूढ़ी गाय, गरीब गाय, अनवांटेड ऐसे जानवर, और कुछ गाय उसमें दूध भी देती है, वहाँ प्रोडक्शन भी होता है, पर वो गौपालन की जगह नहीं है, वो सेवा की जगह है। वो समाज ने करनी है। हमें चाहे दान लें और चाहे उसमें से कुछ गोबर और गौमूत्र वगैरह का उसमें बिजनेस बना के वो करें, लेकिन सहकारिता में हम उस किसान को इसमें नहीं जोड़ेंगे। हम जो नए सिरे से गौशाला का शुरुआत करेंगे, वो कोई भी नस्ल की गाय लो, एरिया वाइज हो तो अच्छी है, वो गाय लेंगे सिलेक्टिव छांट के। उसमें दूध भी जरूरी है और दूध के लिए बढ़ाना है। उसमें ये गोबर और गौमूत्र का भी उसका व्यवसाय के लिए यूज करेंगे। और उसको अ, आगे बढ़ाएंगे। ये होगा गोपालन का। गोबर का बेस्ट यूज गोबर गैस है, और उसके उसके बाद उसका खाद है। मूत्र का बेस्ट यूज इंसेक्टिसाइड या खेती में है। दूध के बहुत प्रयोग हैं। वो सब प्रयोग किसी तरह से कर सकते हैं, पर ये सामूहिकता की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि अभी वो अलग अलग गाय रखने से, एक तो वो गाय की प्रकृति है वो नहीं कर रही। तो उसी में हम चाहेंगे कि चार चार पांच पांच रखे और कहीं एक जगह सामूहिक रूप से रख सकें, तो वो भी एक इससे भी बेटर होगी। तो ये तो है। अब इसका आप क्या नीति बनाएं इसके लिए, ये जरूरी है। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास 54 ब्रीड है। उन 54 ब्रीड को हम कैसे सबका करें। इनमें से आप मान के चलिए 27 ब्रीड ऐसी है जिनको हम दूध की तरफ मोड़ सकते हैं। मतलब जो आज दूध दे रही है उसका दूध में बढ़ोतरी हो सकती है। 27 ही ब्रीड कुछ अच्छी है, कुछ छोटी है। उनमें कुछ का गोबर में स्पेशली विशेष है, तो गोबर के लिए भी उसका संरक्षण किया जा सकता है, उसके धार्मिक एक्टिविटी के लिए भी संरक्षण किया जा सकता है, उसका मूत्र के लिए भी संरक्षण किया जा सकता है। जैसे छोटी गाय केरला की वचूर है, उसका इसमें इसमें बहुत जरूरी है। और इस तरह हम आगे बढ़ते हुए गाय का संवर्धन भी हो। गाय का तो सारा किसान को बहुत फायदा होगा, और गाय को भी वापस लाने में हमारी बहुत मदद होगी। तो इसमें आप कैसे बढ़ोगे, इसमें मेन मेन बिंदु आते हैं कि नस्लों का पहले तो संरक्षण हो, और ये पहचान हो, और फिर उसमें उस नस्लीकरण का हो, प्रमाणिकता हो। आजकल ना किसी को पता है ना कोई जानकारी है। और नस्ल सुधार का कार्यक्रम आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे। जैसे हमने बताया कि 90% हम बच्चियां पैदा करेंगे। गौशाला की स्थापना करनी है, कहाँ रखनी है गाय को। गाय के लिए चारा का बंदोबस्त कैसे होगा, और क्या उसमें भी आज क्या प्रकरण है। गौपालकों का प्रशिक्षण प्रशिक्षण होगा। नस्लों का प्रमाणीकरण हो ही गया, और मार्केट और फिर इसका प्रचार भी होगा। और ये एक प्रोजेक्ट के रूप में आप बनाएं तो ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसमें 5 साल में हम 54 की 54 ब्रीड को कुछ स्टेज पर इम्प्रूव कर सकते हैं हर स्टेट में। इसका ऐसा हो सकता है कि उनकी नस्ल सुधार हो, और फिर वो अपने आप में एक छोटा इकोनॉमिकल वायबल बने। तो इस तरह का सिस्टम हमें लेना पड़ेगा। सहकारिता और सामूहिक रूप से तो बहुत जरूरी इसलिए भी है कि अभी आप मैं जो बात कर रहा हूँ वो देश लेवल की है। कुछ स्टेट में गाय के लिए बांधने की ये जगह नहीं है, और उसको हम सामूहिक रूप से रखेंगे तो कम मैन पावर लगेगी। घरों में कई ज्यादातर आ रही है, कुछ 20 साल में और आ जाएगी कि घर में सब लोग अपने अपने धंधे में लग जाएंगे। और गाय का रख रखाव भी, गाय में जो शुद्धता लानी है दूध में और इसमें गोबर में पेशाब में, वो सामूहिक रहने से अच्छी आती है। एटलीस्ट एक साथ मिल जाए। आप सब गांव से हैं तो वो जानते हैं कि गांव में जितने भी घर घर में गाय थी वो
एक जगह इकट्ठा होती है। और गांव में एक नंदीशाला होती थी, जिसको आज एआई वगैरह में भी कन्वर्ट कर दिया है। उसमें उसी नस्ल के, जो ज्यादा नस्ल है उसी नस्ल का सांड रखा जाता था। और वो सांड गाय की संख्या के अनुसार एक दो रखा जाता था, और उसको 3 साल में बदल देते थे। तो वो अभी तक हमारे देश में वो सांड का रख रखाव ऐसी ब्रीड से सेलेक्ट करते थे जिसका बछड़ा ताकतवर हो, स्मार्ट हो, दूध देने में चाहे वो कम हो। तो मतलब खेती के लिए ज्यादा प्रयोग होता था, इसलिए हमारी नस्लों का दूध में कमी आई है, क्योंकि हमने दूध पे ध्यान नहीं दिया है। तो वो सिस्टम अब हम दूध की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि दूध के बगैर कोई गौ गौ पालन संभव नहीं है। प्राइमरी उसका प्रोडक्शन दूध है, और गोबर और गौमूत्र धरती के लिए है। इन चीजों का ध्यान में रखते हुए हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है। और हम उसका, हाँ, अब कुछ नीतियां हैं, सरकारी नीतियां भी हैं जो इसमें हेल्प करती है। एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है। वो तो जो अभिषेक जी सोच रहे हैं, उसके बाद कामधेनु योजना है एमपी में, अभी नई लगाई है। वो आप 2,000 करोड़, इसमें छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है उनका, गवर्नमेंट उनकी सरकार का। और वो आपको जमीन भी देगी। आप गौ पालन करोगे तो गाय गाय के लाओ आप, और वो जमीन भी आपको मार्क कर देगी कुछ साल के लिए कि भाई आप इसमें करिए। और ये छत्तीसगढ़ में तो 2,000 का प्रोजेक्ट है, वो भी इस तरह जमीन और पूरी मदद करेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, उसमें भी हमने हमारी सहकारिता लोगों से मदद लेनी पड़ेगी। गो संरक्षण और संवर्धन का बहुत बड़ा विषय है देसी गायों में। इसमें भी बहुत सहायता और बहुत वो मिल सकती है। और राष्ट्रीय जैविक विविधता भी प्राधिकरण है, उसमें भी गाय की सभी नस्लों का संवर्धन में बहुत जोर है। तो ये गो आधारित रोजगार भी के लिए भी सहायता देती है। कोई भी गो का काम करे तो उसको रोजगार और लोन वगैरह देने में भी बहुत, तो हमारे पूरा समाज ही के ले सकते हैं। इसमें जो नीति की बात कर रहे हो, इसमें गो संरक्षण का कानून है। सबसे पहले तो उस कानून को वो उसको आगे बढ़ाएंगे कि हमारे सभी राज्यों में, बंगाल, केरल वगैरह में गाय कटने में बैन नहीं है। तो गौ मांस का गौ गाय का कत्ल बंद हो, गौ मांस का प्रयोग ना हो, इसके लिए सेंट्रल कानून की जरूरत है। उसके लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए। एक नीति है कि गवर्नमेंट को क्या क्या नीति बनानी चाहिए, उसमें ये जरूरी है। और इसके संवर्धन के लिए भी नीति बनानी पड़ेगी कि इसका संरक्षण करना है और इन गाय को संवर्धन करना है। और दूसरी नीति ये होगी कि ये गाय का हम ज्यादातर लोकल पे ज्यादा ध्यान देंगे। इस पे भी एक नीति की जरूरत है। बाकी कुछ टेक्निकल काम है, और उसको तो काफी डेवलप है, पर उसमें भी सरकार को, जैसे गाय के स्वास्थ्य के लिए सरकार जरूरी है, गाय के प्रजनन के लिए सरकार की हेल्प जरूरी है। हर नस्ल का सांड किसी को रखना बहुत मुश्किल है, पर उसका सेक्स सॉर्टेड या नॉर्मल सीमन मिलना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए, तभी सुधार होगा। तो गाय पालन में आगे फ्यूचर के लिए आपको गोसंवर्धन तीनों चीजों के लिए बहुत जरूरी है। आपका ये जो गो पालन एक अलग है, उसकी कौन सी विधि आप अपनाओगे वो टाइम टाइम पे बदल सकती है आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और जो गौशाला का है, इस पे भी मैं 2 मिनट बोलूं। जो ये आज की सामूहिक गौशाला है, ये गाय सेवा का केंद्र है। ये समाज, हमारा समाज जैसे मैंने बताया कि धार्मिक आध्यात्मिक सब में बहुत जरूरी है, ये सिस्टम भी बहुत जरूरी है। तो ये सिस्टम में जो गाय इस तरह आ गई है, उसको इधर उधर नहीं छोड़ना है, उसको सामाजिक रूप से सहायता करनी है, और उसमें समाज संभाले। उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको कुछ सेल्फ बनाने के लिए इसमें इसका गोबर और गौमूत्र का प्रयोग उसी तरह कर सकते हैं, उसका आइटम बना सकते हैं। कुछ दूध भी हो तो उसका भी कर सकते हैं, ताकि ये अपने सर्वाइवल के लिए है। इसमें आप प्रजनन को जो आप चाहते हो कि इसमें भी हम नस्ल सुधार का काम कर दें, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें हम अपने सहकारिता सदस्यों को, किसानों को नहीं जोड़ेंगे। वो थोड़े से वेल टू डू ऑलरेडी है, उसमें करेंगे। हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट पहले ही गौ पालन का
ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहे। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारी जो गौशालाएं हैं वो ये चारों चीजों के लिए चले। नस्ल सुधार मेन इम्पोर्टेंट हो, और उसका उसका दूध दही और दूध और उसको एक ही प्रोडक्ट मान लेता हूं मैं उनका, गोबर और यूरिन, इनका प्रोडक्ट खेती के लिए हो, दूध पोषण के लिए हो, और मार्केट बनाने की कोशिश हो। इकट्ठा रहने से मार्केट आसानी से बनेगा, क्योंकि एक ही जगह एक ही गाड़ी में हम भेज दें, शहर में भेजे कहाँ भेजे, ठीक मार्केट मिलेगा। और इस तरह शुद्धता से आप उसको पैदा करोगे तो उसकी क्वालिटी, तीनों चीजों की क्वालिटी अच्छी रहेगी। और उसकी क्वालिटी को एस्टेब्लिशमेंट हो गया, आपकी ब्रांड बन गई, तो आपको इसको थोड़ा सा जल्दी प्रोग्रेस होगी। तो इस तरह का ये आगे बढ़ना चाहिए हमें। बाकी आप जो सोचें उस पर भी जाइए, वो आपकी मर्जी है। मेरी एडवाइस ये है कि हमने इसको मूल रूप से इन चार चीजों के लिए काम करना है, और उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। जो सार्वजनिक गौशाला है उसका आप गोबर यूरिन से जो भी बना लीजिए, दूध है तो दूध से भी बना लीजिए। एक सिस्टम और है जो हमें समझने की जरूरत है। हमारे अभी क्यों नहीं नस्ल सुधार हो रहा? गांव में भी हम बछड़ों को छोड़ देते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं बेचारे परेशान होके। और गौशालाओं में भी हम बछड़े और गाय और सब इकट्ठी होती रहती हैं। तो हमें इन बछड़ों को बैल का काम लेते हुए इनका भी एक जगह संरक्षण रखते हुए इनको खान पान जब तक ये जिंदा करें। और उसमें से इन गौशालाओं में भी हमारी जो कुछ गाय ब्रीडेबल बोलते हैं हम, ब्रीडिंग के लिए अच्छी है, नस्ल वाइज उनका ग्रुप बनाएं। और उनमें आगे की जो जनरेशन आए वो ज्यादातर 90% बच्चे आए, उसकी हेल्प मिल जाती है। लेकिन आपका ये उसी गौशालाओं में छोटे छोटे ग्रुप ऐसे बनाएं कि ये ब्रीडिंग के लिए है, ये वो ब्रीड है, तो इनका हम उसमें करें, और इनको इनसे इनकी नस्ल ना बढ़ाएं। क्योंकि ये सब बिगड़ी हुई नस्ल है, हम नस्ल सुधारने की तरफ जा रहे हैं। तो हमें जो गाय जो भी जिसके नजदीक है, कोई 25% साहीवाल है, कोई 70% साहीवाल है, उनमें हम साहीवाल का यूज करते हुए अच्छे सांड का, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन तो ठीक आए। फिर इनमें से भी धीरे धीरे जो सेवा वाली वो तो रह जाए वहां, लेकिन धीरे धीरे कुछ अच्छी नस्ल आगे के लिए बढ़ सकती है। तो इस पे पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ये डिस्कशन करने की जरूरत है। अभी मैं इतना ही कह के रुकता हूँ, आगे कोई और वक्ता बोले। धन्यवाद। अभी कोई आगे मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन आगे कुछ लोग बढ़े। और प्रतीक जी, आप आगे बढ़ाइए। जी नमस्ते ब्रिगेडियर साहब। अभिषेक जी बढ़ाइए आज आप नहीं है आगे। ना? हाँ, अभिषेक नहीं है। हमने क्या अच्छा। हम नीति बनाए, किस तरह गाय का मूल रूप आए, उस पर चर्चा हो रही है आज। तो अपना आप व्यू रखिए, मैंने अपना कुछ सर, व्यू रखा। जी सर, पुराने अनुभवों से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे गौ सेवा आयोग के अंदर संरक्षण, संवर्धन और पंचगव्य उत्पादन तीनों के ऊपर योजनाएं बनी थी। और उस योजनाओं का रेफरेंस लेकर दूसरे स्टेट के गौ सेवा आयोग या पशुपालन विभाग के अंदर भी उन योजनाओं का विस्तार करने का कार्य कर सकते हैं। सर, बहुत अच्छा। संवर्धन के अंदर वहां पे दो तरीके के कार्य होते थे। एक था जो सांड है जो मिक्स हो गए हैं, उसको हमारे यहाँ देसी भाषा में बांगरा सांड बोलते हैं। उनके कैस्ट्रेशन का मास मूवमेंट चला था। 3-4 साल तक उन्होंने वो कार्य किया। फिर उस योजना को अभी उन्होंने पशुपालन खाता में, मतलब विभाग में दे दिया है। और पशुपालन विभाग ने वो कार्य डेयरी को दे दिया है। तो आज वो इंडिविजुअल एक दो ग्राम पंचायत के अंदर कहीं पे खुले घूम रहे सांड होते हैं जो संवर्धन के लिए योग्य नहीं है, पर लोकल गायों को संवर्धित कर देते हैं, गाभिन कर देते हैं। उनको अटकाव के लिए कैस्ट्रेशन का प्रोग्राम चलाया पैरेलल।
गौ सेवा आयोग ने गौ सेवा आयोग गुजरात ने ये जो शुद्ध संवर्धित सांड को अच्छी गौशालाओं में नस्ल सुधार के लिए लेकर अच्छी ग्राम पंचायत जहां पे 100 जितना उसी ब्रीड का धन है, गोधन है, उसके अंदर उसको रेप्लिका करने के लिए देने के लिए पर ये नंदीशाला के साथ, मतलब नंदीशाला के कंस्ट्रक्शन के पैसे के साथ 3 साल के निभाव तक उसका प्रावधान किया। तो उन सारी स्कीमों का हम लोग उसमें ले सकते हैं। जो लोग बिल्कुल जो जो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जो जी, और जो गौ माताएं जो रोड पर घूम रही है उनको जो गौ सेवक या गौ रक्षक जो होते हैं, जो पकड़ के पांजरा पोल जैसी संस्था में देते हैं। पांजरा पोल का कंसेप्ट बाकी स्टेटों में नहीं है, पर आज सभी देश के सभी स्टेट के अंदर आर्थिक स्थिति लगभग लगभग सभी जगह पे सेम है कि कुछ कुछ धनी व्यक्ति हर एक स्टेट में होते हैं। तो उनके अंदर वो जागृति लाए और गौ सेवा के माध्यम से, मतलब गौ सेवा के प्रति उनके अंदर संवेदना जगाई जाए कि वो ऐसी गायों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो सहकारिता वाली गौशालाएं के अंदर, मतलब जैसे बोझ नहीं कहना चाहिए पर वो आर्थिक भारण हो। ऐसी गौशालाओं, ऐसी जो गौ माताएं हैं उनको उसको जो चैरिटी से चलने जी जी, वाली आप गौशाला है। उसको समाज द्वारा सेवा कह लीजिए। जी, तो समाज द्वारा वो सेवा हो। तो ऐसी गौशालाओं में यहाँ पे स्कीम ऐसा था, नीतिगत विषय में बोल रहा हूँ कि ऐसी जी स्कीम थी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी उसके अंदर छोड़ता है या कोई संस्था उसके अंदर, वो ऐसी समाज सेवी संस्थाओं के अंदर पशु देता है और उसका प्रॉपर टैगिंग होकर लिस्ट बनकर समाज ये विभाग में जाता है, तो उनको पर पर कैटल 300 रुपए या सॉरी, शुरुआत में तो 300 थे, फिर बाद में 1000 कर दिए थे। तो पर कैटल 1000 रुपए उनको उसकी सेवा दी जाती थी और वो वन बहुत टाइम अच्छा, होता था। लेना चाहिए जरूर। तो ये वन टाइम था उस टाइम पे। तो सर ऐसे और दूसरा, अगर कोई विषय में आप पूछे तो मैं आपको बताऊं कि इस विषय में गौ सेवा आयोग गुजरात में क्या था, तो मैं उसके मदद कर सकता हूँ, बहुत अच्छा है, थोड़ा गुजरात याद में हो। तो सबसे सबसे लीडर है और मुझे पता भी है। तो जी वो सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हम पर अभी ये चाह रहे हैं, जो जी इशू सर। आप हम चाह रहे हैं, ये तो समाज ने करना चाहिए, अच्छा है। और कुछ गोबर को उसके प्रोडक्ट भी बनाने चाहिए। ये जो हो रहा है वो उस पर हम बहस नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि आगे हम इस गो पालन को, जो कृष्ण भगवान के टाइम से ले लो या जो भी ले लो, उस तरह से, ताकि गाय में वो सब जो चीजें हैं वो डेवलप और अच्छे तरीके से, और उसमें सुधार हो, क्योंकि गोबर में भी जी सुधार सर। की जरूरत है, मूत्र में भी सुधार की जरूरत है। और उसका जो चेतना और बिहेवियर का इशू है ना, इसमें बहुत जी सुधार की जरूरत है। तो इसके लिए भी संवर्धन बने, और इसमें संवर्धन बहुत जरूरी है। जोड़ लें, जोड़ें, जो कोई भी गौशाला खोल रहा है, किसी भी नस्ल की जी, खोलो, अब नस्ल संवर्धन के को अंदर। जी जी बोलिए। जी, संवर्धन के अंदर सर एक दूसरा यहाँ नीतिगत ये कार्य हुआ था कि अगर कोई गौशाला अच्छी 10 बछड़ी या अच्छे 10 बछड़े संवर्धित करने के लिए तैयार होती है, तो उसका पहले साल में टैगिंग होता है, उसकी प्रॉपर प्रेडिग्री ली जाती थी। अभी तो नहीं है, सब बंद है। पर प्रॉपर उसकी टैगिंग होती थी, उसकी रिकॉर्ड ली जाती थी और उनको 3 साल तक निभाव दिया जाता था, 10-10 हजार रुपए प्रति पशु। अब कई स्टेट गवर्नमेंट में है, तो ये होना जी, चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। सिर्फ और सिर्फ गौशाला चालू करने के लिए कैपिटल इंसेंटिव देकर या सब्सिडी देकर चलाए, उससे साथ साथ ब्रीड के लिए। पर सर एक दिक्कत सर ये होती है, मतलब ये थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि सर ऐसी स्कीम जो ऊपर के लीडरों से निकल के आती है उसका सर धरातल में प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है। बिल्कुल सर सही कह बड़ी रहे दुख की बात है कि सर जैसे 10 बछड़ियों के बारे में अगर किसी को संवर्धन के लिए लाख रुपए सर मिल जाए साल के, तो उन बछड़ियों को वो अच्छे से डेवलप करेगा तो लाख पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 3 लाख हो। रुपए आपको खानदान के लिए, दाना के लिए
आपको मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल तो आप बिल्कुल। 3 साल में उन बछड़ियों को या बछड़ों को बहुत अच्छे से संवर्धित कर सकते हैं। और तीसरे साल में सरकार ऐसी गारंटी लेती है कि अगर बछड़ा है तो उस बछड़े को आपने तैयार किया तो उसको हम आपसे खरीदेंगे 42,000 रुपए में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत तो बहुत बहुत स्कीम है। बढ़िया था स्कीम। तो नहीं, स्कीम। इसमें इसमें जोर ये है कि सरकार भी चाहती है। जी सर। मैं पर कहने सर का ये मतलब है कि नीचे के लेवल पर सर दिक्कत ये है कि आप तो जानते हैं सर, क्या बोलूं मैं इस विषय में। नहीं, नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, बोलो, काफी लोग हैं हम लोग। मतलब नीचे के लेवल पर सर सिर्फ सब्सिडी लेने और उसको चल मतलब उसको कैसे भी करके पूरा करने के विषय में होता है। आईएएस आईपीएस लोग होते हैं जो भी मतलब आईएएस लेवल के जो लोग होते हैं उनको साल भर के एंड में उनको फंड खत्म करना होता है। और जो जी जी नेता जी। लोग होते हैं उनको अपने चहीते लोगों में फंड बांटने का जल्दी होता है। और इस विषय में फिर गौ माता कहीं पे दूर बेचारी खड़ी रह के देखती है कि कहीं पे कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, तो ये थोड़ा सा ये- नीतिगत विषय में ये सब होता है। पर हालांकि सर ये हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं वो भी एक अच्छे मतलब उस चलो अच्छी कोई दिशा बात में नहीं, डिस्कशन जा रहा है। डिस्कशन तो जरूरी है। अभी कोई और बिल्कुल। साथी मैं देख नहीं रहा हूं, तो कल्याण आनंद जी, आप अपनी राय दीजिए। सर नालंगे जी से बोलिए कि कुछ नीतिगत अगर कुछ वो इनपुट आज दे थोड़ा सके सा तो। नालंगी अभिषेक ये कहीं कोई काम में बिजी है, तो सर वो इसलिए लाइन में। हम लोग आपस में कर रहे हैं, फिर इनसे ये जुड़ जाएंगे तो इनको बुलाएंगे। कल्याण आनंद जी। डॉक्टर राजाराम यादव जी, जी। मुझे पुकारा नहीं था ना आपने? नहीं, अभी नहीं आए। पुकारा है आपको। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मेरा थोड़ा साउंड कम था, मीटिंग चल रही थी ना। बलदेव जी को और इनको मैं छोड़ के आया अभी यहाँ ऑटो से। नहीं, तो आगे तो आपका तो जरूरी है, आगे तो आप आइए। अभी देखो, हम दो तीन जो। आप ये देखो, अपने को गोवंश पे काम करना है अच्छे, अलग अलग जी प्रदेश में अलग अलग टाइप के। और जी अपनी चर्चा भी वही चल रही है। जी तो मैं अभी सब हम ये टीम के साथ बैठे थे, जी अभिषेक जी और बलदेव जी और बाकी सारे लोग, अ, दो चार सेक्शन साहब थे। आज उत्तर प्रदेश से, अ, उत्तराखंड से अपने गोरक्षा दल के भी प्रमुख आए थे। जी जी और जी ऐसे जी। सब लोग हम बैठकर अच्छा कार्यक्रम किया। दो लोगों के साथ मैंने आज एग्रीमेंट भी किया। और यानी एग्रीमेंट यानी क्या लिखकर गौ सेवा में क्या योगदान करते, ऐसा। जी जी और आगे जाने का अपन सोच रहे हैं सभी लोग, सारे क्षेत्र में। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तकलीफ हो जाएंगी बहुत सारी। और इसमें निश्चित रूप से अपन अपना जो टारगेट है, लक्ष्य है, इसी के और अपन सब लोग चले जाएंगे। ऐसा प्रयास चल रहा है। आज एक ऑफिस भी मिल गया अपने को द्वारका में, मेट्रो स्टेशन के पास। अभी अभी अभिषेक जी और बलदेव जी को वहां भेजा है। ये टू बहुत बी एच अच्छा। के का ऑफिस है। अपना परमानेंट दिल्ली में ऑफिस रहेगा मेट्रो स्टेशन के पास। और यहाँ से सारा कामकाज चलेगा, नेशनल कोऑपरेटिव का चलेगा और बाकी भी संगठन का काम ऐसे चलेगा। जी सर गौ धन्यवाद, इतना माता ही की मुझे जय हो आपको। जाए। इस हाँ, विषय गौ में अच्छा। माता एक की बार जय हो ग्रुप में जाए। जय गौ गौ माता की जय हो जाए एक बार। अरे जय माता, गौ माता की जय ही हो। जय जय हो। हो। जय गौ माता की जय। गौ माता की जय। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा सर, धन्यवाद आपका। अभी आगे बढ़े। अ, कोई और इस पे अपने विचार रखें कि क्या फ्यूचर में हम गाय को कैसे अपने उस लेवल पे ले आए जिस लेवल पे वो थी। ये है सर आज का टॉपिक। सर मैं इस विषय में ये कह रहा था कि हाँ, जैसे। बोलते रहो, आप बोलो बोलो। हाँ सर।
सर एक एक मतलब ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट सर आप जैसे वरिष्ठ के द्वारा बनाया जाए कि हम लोग अगर गौपालन के विषय में आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग इस तरीके से कार्य करेंगे। और सर एक मतलब एक टीम हो जो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट के साथ नीतिगत विषय में मंत्रणा और उसमें इनपुट्स मतलब देते रहें। सर कुछ कुछ गवर्नमेंट जो अभी के समय में आ रही है वो काफी मतलब अच्छा इनपुट लेने के उसमें रहती है। जो नई गवर्नमेंट है जिनको मतलब जो नए स्टेट है हालांकि बीजेपी के लिए, तो ऐसी जगह में गौ माता के विषय को लेकर जाते हैं तो उनका वेलकमिंग वो रहता है। तो ऐसे स्टेट्स के जो ऑफिशियल या मतलब जो मिनिस्टर्स है उनके साथ उस विषय में हमारे ग्रुप के लोग उस कोड ऑफ कंडक्ट के साथ उस तरीके से नीतिगत विषय में अलग से बात करने जाए तो सर वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और वहां पे आगे के काम के लिए हम लोगों को मतलब हेल्प होगा। जब हम सहकारिता से कोई गौशाला उस स्टेट के किसी ब्लॉक में करेंगे ब्लॉक अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत, तो वो हमको वहां पे फिर वही नीतिगत किया हुआ काम वहां पे हेल्प हो जाएगा। गुजरात में अभी हमारा मैं दुख के साथ ये कह सकता हूँ कि गुजरात के अंदर अभी गौ माता के विषय में बहुत ही कम काम हो रहा है सर। इंडिविजुअल लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, बाकी नीतिगत और सरकारी लेवल पर बहुत कम काम हो रहा है। गौ माता पोषण योजना बना के मतलब इतना बुरा हाल है कि बस सरकार ने अपनी सारी जिम्मेदारी वो 30 रुपए के चलते बस विड्रॉ कर ली है। जी जी, आप ठीक कह और रहे हैं। उस इन सब वो को सर सुधारेंगे पैसा। हमारे ग्रुप में। जैसे बजाज जी हैं, नालंगे साहब हैं, बहुत लोग जी इन इश्यू को एक बार इकट्ठा हो जाता है कि हमने क्या चाहते हैं। जैसे पहला ही जी इशू है, सर। सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, देश में एक कानून, गो हत्या बंद। जी सर उसमें इस तो बात, अभी कुछ एक आंदोलन सर चालू हो रहा है, सुनियोजित आंदोलन। अभी हाँ, उस मीटिंग में तो हम वो गए थे जरूरी जिस। है ना, वो जी पहुंचाना जी जी। चाहिए, वो जरूरी है। तो जी इसमें सर। क्या है कि इसमें मैं काफी इन्वॉल्व इसलिए ना हूं कि आंदोलन करें इसमें। इसमें सरकार को ही फायदा है, किसानों को फायदा है। बिल्कुल। क्या है कि हमारी नॉर्थ ईस्ट में तो गाय को कोई ले जाके चारा ही नहीं चाहता, जैसे ही गाड़ी में चढ़ेगी वो पकड़ लेंगे। जी तो जी। अपने लिए पर्सनल के लिए तो ये जी एक सर। एक किस्म का बहुत जरूरी है कि एक तो पहले तो इसको हम कहते हैं सुरक्षा सुरक्षा कानून, गो सुरक्षा कानून। जी ये सुरक्षा है कि आप उसको जब एक बैन ही कर दो, आप कोई भी नहीं ले जा सकता। ना उसमें ना बांग्लादेश, ना कोई केरला, ना कोई बंगाल उसको जी सर। तो लोड ही ना करेंगे। और किसान अब लोड करते हैं। मैं खुद सफर हूँ, मैं सत्रह जी सत्रह सर। गाय ले आया हूँ, मुझे 17 जगह रुकवाया गया। और वो तो मैं था इसलिए हम्म। आ गई, नहीं तो वो और वो उसको ठगी होती है। तो जी सर। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सारे देश के लिए एक सा कानून हो। फिर हम छांटेंगे भाई, जिसकी सेवा करनी है ठीक है, जो ब्रीडिंग लायक नहीं है उसकी सेवा करेंगे, समाज समाज करने को तैयार है। और उसमें भी कुछ पैसा गवर्नमेंट भी दे, क्योंकि ये तो एक सभी का इशू है, देश का इशू है। और फिर हम संवर्धन की तरफ बढ़े, अब बढ़ ही नहीं जा रहे हैं संवर्धन में। ऐसे पैसे देने से नहीं बोलता, सॉलिड स्कीम बनता है। और मैं तो इस फेवर का हूं कि जितने भी हमारी 54 ब्रीड है, इसका सेक्स सीमन वाला सीमन हर एक ब्रीड के लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो प्रोवाइड करे, चाहे सांड करे और चाहे वो सीमन का करे जहाँ सांड पॉसिबल नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलना चाहिए। मैंने तो यूपी जैसे में 26 26 ये थार पार करके सांड दिलाए गवर्नमेंट से कि भैया उनकी जरूरत है, उन जहाँ जहाँ है वो दिलवा, वो दो। तो ये कम से कम ब्रीडिंग में सेवा ठीक से आप किसान पे छोड़ दो, आप समाज पे छोड़ दो। लेकिन ब्रीडिंग के लिए तो समाज सारा इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं कर सकता, तो वो सरकार का काम है, उस पर जोर लगाना चाहिए। धन्यवाद। कोई सर और एक साहब बोले। दूसरा दूसरा सर ये गो आधारित अर्थव्यवस्था के अंदर हम जो नीतिगत सुधार के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो हम गो आधारित अर्थव्यवस्था के अंदर चारागाह जो है उसको लोगों के एनक्रोचमेंट से छुड़ाना और उसके अंदर सहकारिता से चारा उत्पादन होना, गौचर विकास के जो कार्य है उसको करना, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गौ संवर्धन। जी जी, प्रतीक जी,
आप कोई और किसी को और से बुलवाइए। मैं थोड़ा सा कहीं बिजी हो गया हूँ, कोई और बोले तो। I can see it, दादू। हम्म। क्या नहीं? सुमेर जी, I can see it, दादू। Which remote can make the number for you? क्या? अच्छा अच्छा। Which one? जा तू उधर खेल ले, अपने अपने खेल में, काम में बिजी हूँ। जी राकेश जी बताइए। जी, एक तो आप सभी को शुभकामनाएं। ब्रिगेडियर साहब का प्रेजेंटेशन लगातार जो है गाय के इकोनॉमी पे और गौ माता की इमोशंस पे के अराउंड ही मैं सुनता आ रहा हूँ। गौमय मैं हो गए सर, गौमय पूरा। जी जी, मैं इसमें इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस मेरा काम रहता है कि गौ माता का जो इमेज है वो उसमें डबल स्टैंडर्ड ना हो। जब मैं आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ तो देखता हूँ कि बॉलीवुड के अलावा भारत में जो कुंभ है वो विचारों का कुंभ है, और उसके साथ साथ जो आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट होता है वो बॉलीवुड विचारों का कुंभ और गौ माता का बीफ होता है। और भारत के कई स्टेट्स में भी जो है स्थिति ये है कि जो कल्चर चीजें हैं वो पलट नहीं पा रही हैं। और चाहे वो रूलिंग पार्टी बीजेपी की हो। और साइंटिस्टों का तो यहाँ तक कहना है कि जब हम दही खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया होता है, वो भी एक नॉन वेज वस्तु है। तो ये स्थिति इतनी गड़बड़ है कि इस पे भी विचार करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इसमें डेडिकेटेड हैं और गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। तो मैं तो अमेरिका में जब देख रहा हूँ कि गऊ को माता नहीं का बोला जा रहा है, लेकिन कंपेनियन और उसके साथ इमोशंस जो हैं वो जुड़ जाते हैं। चाहे घर में कुत्ता हो या गऊ हो, उसका नाम रखा जाता है गोरैया या चांदनी, या कुत्ते को शेरू भी बोला जाता है। और उसके साथ में इंसानों जैसा व्यवहार होता है, और वो खेलते भी हैं इंसान के साथ। लेकिन बाहर जो है, अमेरिका जो है वो उसकी उसकी फीडिंग प्रोसेस में उसको जो खिलाता है उसमें उसने वैज्ञानिकों के साथ शोध करके उसमें मांस भी मिला रहा है और उसके वेट भी बढ़ रहा है, उसमें मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। आप गूगल में चेक कर सकते हैं। और उसका उसका जो इकोनॉमी है, उसकी जो काफ है वो भी बढ़ बढ़ रहा है। अगर आप भारतीय संगीत में तबला देखते हैं तो तबले का जो जो थाप होती है उसमें भी गौ मांस का लेदर ही यूज होता है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये जानकारियां हैं, इनको साथ में रखते हुए चीजों को ऐसे करना चाहिए कि हम सब प्राणी हैं, चाहे वो पालतू पशु कोई भी हो। ऊंट हो, ऊंट का मिल्क भी जो है वो भी पिया जाता है जहाँ डेजर्ट्स होते हैं। या गऊ है, उसका उसका मिल्क जो है पौष्टिक है। ऐसा ऐसे प्रमाण भी हैं कि वेदों में कि ब्राह्मण लोग गऊ का मांस जो है वो परोसते थे अपने खास मालिकों, अपने खास मेहमानों के लिए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते ही आगे बढ़ना बहुत बहुत जरूरी रहेगा। जहां तक कि मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार कार्टून्स बनाता हूँ, लगातार इन चीजों पे लिखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भारत में सिर्फ बातों की बात हो रही है। जो शोध है, R&D है, रिसर्च है, खोज है, उस पे जीडीपी का 0.65% यानी 100 रुपए का 65 पैसा ही लग रहा है। और मध्य प्रदेश में तो ऐसे मंत्री रहे हैं जो ये कहते हैं कि गौ माता का जो दूध है, अगर वो 100 रुपए बिक रहा है तो हमें शोध का पैसा लगाना चाहिए कि गौ माता का जो सूसू है वो होमोसेपियंस, पूरी दुनिया कह रही है उससे भी ज्यादा खतरनाक है, बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, वो 300 रुपए का बिकना चाहिए। तो इस बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। और
ब्रिगेडियर साहब तो काफी प्रोग्रेसिव बंदे हैं। मेरे मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। और थोड़ा बैलेंस करके हम लोग चलें। और फिर जो हिंदुस्तान का नाम गाय के साथ जुड़ा है, उसकी थोड़ी रक्षा हो। ऐसा नहीं है कि गौ माता दिल्ली में दूध देना बंद कर देती है तो लात मार के उसको भगा दिया जाता है बाहर। तो मुझे ये लगा कि ये सब बातें रखनी चाहिए। मुझे लगा कि मैं एज ए स्टूडेंट ही आज ज्वाइन करूंगा। काफी दिनों बाद आया था आपके ग्रुप में, लेकिन फिर अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने ये कुछ चंद चीजें रखी हैं। और थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। जी। जी सुमेर जी। जी जी, धन्यवाद राकेश जी, वेलकम। बहुत दिनों के बाद आप आए हैं और जी। जी। आपने बहुत अच्छी बात रखी है। प्रैक्टिकल तो यही है। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं कुछ, आप भी हमारे साथी हो और आगे बढ़ेंगे। डिस्कशन तो हो जाए, कम से कम एक्शन ना ले सके तो ऐसी कोशिश है सहकारिता में। हम चाहेंगे कि ये सब बातें जो आपने बताई और जो चल रही है वो आगे ध्यान दिया जाएगा। आपका बहुत अच्छा सजेशन है और प्रैक्टिकल है, ट्रू है। मैं तो आपके सारे वो भी देखता हूँ, तो सब मैं देखता हूँ, ज्यादातर आप सच्चाई है उसी को उजागर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आगे से आते रहिए। आगे अगला सुमेर सिंह जी, आप चुप क्यों हैं आज? कल्याण दादाजी आप भी बोलिए, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है गौशालाओं का। ब्रिगेडियर साहब, मैं दादाजी चले गए। एक चीज और ऐड करना चाह रहा था ब्रिगेडियर साहब। जी सर। देखिए, आप जो है आप गोवंशी रघुवंशी यादव कहलाते हैं। तो आपका जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है लीडरशिप में, क्योंकि आप बचपन से ही गौओं के साथ रहे हैं। हम तो गौ गौ का दूध जब निकाला जाता है, हम ये देखते हैं कि जब हम बच्चे थे, अब देहरादून में रहते थे, फादर गाय का दूध लेने जाते थे, तो गौ गौ का एक डमी बछड़ा बना करके उसके साथ में रखा जाता था। बछड़े को दूध नहीं दिया जाता था, और वो उसको दिखा करके दूध उसका निकाल दिया जाता था। और थोड़ा म्यूजिक भी लगाया जाता था। म्यूजिक सुनने से प्लांट्स भी और गौ माता भी ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। तो ये साइंटिफिक समझ तो यूज कर रहा है इंसान, लेकिन इंसान डेंजरस भी बहुत है। और धड़ल्ले से चोरी भी करता है, और जो गाँव का बछड़ा है उसको कुछ ज्यादा नहीं मिल पाता है। तो मुझे ये जब मैं यादव्स की बात करता हूँ, तो यादव तो जो है वो गौ रक्षक रहे हैं। गौ माता के वो क्या कहते हैं, रघुवंशी कहते हैं, क्या कहते हैं उनको। उस ट्रेंड से चले आ रहे हैं जो कृष्ण भगवान का ट्रेंड था। तो इस पे कुछ ऐसी बैलेंस चीज आनी चाहिए कि जो पूरे देश को एक्सेप्टेबल हो और सब आगे बढ़े। क्योंकि कई जगहों पे देखा ये गया है कि जो बकरे का मांस है और मछली है, किसी गरीब को भूख लगी, उसने जा करके नदी से मछली पकड़ ली। अब वो मछली के में प्रोटीन ज्यादा है, न्यूट्रिशन ज्यादा है, जबकि आजकल जो वेजिटेबल है वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है। तो उस हिसाब से बैलेंस करके देखा जाए, बस मेरी ये विनती है। जी बहुत अच्छा सलाह है, बैलेंस करके ही देखा जाएगा। बेसिकली जो गाय की स्ट्रक्चर और हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुई है वो प्राइमरी दूध के लिए है। और जो थोड़ी विदेशियों में ज़्यादा है वो मीट के लिए भी है उनका, उसमें उसका मैं कभी आपसे पर्सनल डिस्कशन कर लूँगा। और लेकिन गाय का गोबर और गाय का मूत्र पृथ्वी के लिए है, प्रकृति का की उसके लिए है। वेस्ट वेस्ट चीजों को, मरी हुई जानवर के कुछ भी हो, उनको ये डिकम्पोज करती है। तो इसका जरूर होना चाहिए और इसकी इसी के लिए कोशिश है। मैं तो थोड़ी साइंस की चीजें, हमारे कुछ धार्मिक लोग हैं उनको भी समझा कर कुछ काफी सुधार भी होने की उम्मीद से लगा हुआ हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। आप तो सच्चाई और सच्ची बात करते हैं, जो है वो है, उसमें छुपाने की बात ही नहीं है। पर हम इस सिस्टम को अपने देश की परिस्थिति देखते हुए आगे कैसे बढ़ाएं। जो मैं तो कई बार कह चुका हूं कि हमारी जो गौशालाओं में गाय खड़ी है तो गाय के लिए कैद है।
और ये कोई प्रजनन और उसकी जगह नहीं है, ये केवल सेवा की है, और सेवा कौन करता है? समाज कर रहा है। तो इसको हम किस तरह से आगे बढ़ाएं कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन सुधरे, इस पे ज्यादा आज बात हो रही है कि आगे फ्यूचर में कैसे हो, क्योंकि अभी घर में बांधने की भी जगह नहीं है। जो आप वो बछड़ा को डम्मी बनाते थे, वो कोई मर गया उसका होगा, नहीं तो जिंदा रहने के लिए पहले हम बछड़े, दूध पे पहले आंख बछड़े का ही है। और बाद में जो फालतू है वो हमें मिल जाता है। जब बछड़ा घास खाने लगता है तो उसकी दूध की उसमें ज्यादा वैल्यू नहीं है, उसके घास खाने से उसका शरीर ज्यादा डेवलप होता है। धन्यवाद राकेश जी। अभी कोई और सुमेर सिंह जी? Are you calling? कोई भी और आदमी बोलना चाहे आगे कैसे गाय पालन करें भारतवर्ष में लोग? देवदत्त जी। जी सभी को प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी बोलने को तो आज कुछ है ही नहीं, आप सब लोगों ने इतना अच्छा बोला है और सुनते सुनते मेरी जो मैं बोलने वाला था वो सब आप ही लोगों ने बोल दिया। नहीं, आप गांव से हैं, आप गाय पालते हैं, तो जी आगे कैसे इसका जेनेटिकली सुधार हो? हम तो ये चाह रहे हैं कि गाय अपने आप में सफिशिएंट हो जाए। जी इसका कोई राय दीजिए। आप बरेली से हैं, बरेली बहुत बड़ा सेंटर है हमारा वेटनरी का तो जी आप जी क्या जी जी जी, तो आप जी भी अपनी राय दे सकते हैं, आप जी दीजिए बिल्कुल आज। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल जी, सही सही है कि लेकिन वो वेटरनरी सेंटर है वहां मैं अभी मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता जो है केमिकल का रास्ता जो छोड़ के और हम देसी पे आ रहे हैं। और देसी गऊ जो है, गऊ को खिलाने के लिए जो हम आजकल चारा खिला रहे हैं वो चारा भी केमिकल से युक्त है, क्योंकि हम जो पेस्टिसाइड अपने खेतों में डाल रहे हैं वही भूसा हमारी गाय खा रही हैं। तो हमारी जो सुधार हो रहा है गायों पे वो तो सुधार हो ही नहीं पा रहा है जैसा हम करना चाह रहे हैं जैविक के तौर पे, वो नहीं हो जी पा रहा है। तो जी, सही बात। पहली बात तो ये है कि हम अपने गाय के जो चारा है, जैसे हम गन्ने का अगोला छील के खिलाते हैं, इस समय गन्ने का अगोला चारा की व्यवस्था नहीं है तो गन्ने का अगोला छिल रहा है, गन्ने का अगोला का काट काट के वही चारा खिला रहे हैं। अब गन्ने में सारे केमिकल्स डाल डाल के केमिकल के ऊपर तक छिड़काव कर करके गन्ना तैयार किया जाता है। उसमें इतने केमिकल लगाए जाते हैं, बिना केमिकल के कोई भी गन्ना उत्पाद नहीं हो रहा है। तो वो अब चूंकि गाय अगोला खा रही है तो अगोला खा रही है तो उसके जहन में, जैसे हम धीरे धीरे करके हमारे जहन में जहर जा रहा है, जैसे हम गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सरसों खा रहे हैं, वो सब केमिकल युक्त है। तो सारे केमिकल युक्त हमारे शरीर में जा रहा है, वही हम गाय को खिला रहे हैं और गाय के शरीर में भी जा रहा है। तो पहले तो हम इस पे सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम अपनी जो गाय पाल रहे हैं कम से कम अपनी गाय को खुद को बचा लें। खुद हमारी गाय जो है जैविक खाने लगे, हम अपने खेत में जो पैदा करें तो हम अपनी गाय के लिए भूसा की व्यवस्था इतनी रखें, अपने एक गाय पाले या दो गाय पाले तो इतनी व्यवस्था होनी चाहिए हमारे पूरे साल के लिए, जैसे कि हम उसके बिल्कुल जैविक खिला सकें। तभी हम उसको सुधार करने के आके कर पाएंगे। और जब तक हम उसकी चारा की व्यवस्था बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं तब तक तो वही मिक्स है। कहने का मतलब ये, जैसे हम भाषा बोलते हैं, भाषा में हिंदी भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, तो सब मिक्स बोल रहे हैं, ऐसे ही हमारी गाय मिक्स है, ऐसे ही हम मिक्स हैं। बस यही कहना चाह रहे थे, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। एक चारा है गाय का, ये जो गौशाला गोपालन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने बताया ना कि उसका संवर्धन है, उसका चारा है, चारे बगैर तो गाय का सर्वाइवल ही नहीं है, और उसका ये बहुत जरूरी है। तो चारे बगैर तो गाय डेवलप ही नहीं होगी, चारा ही आपने बिल्कुल सही बता दिया खराब है तो कैसे होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यही बनता है कि आपके पास उसका रख रखाव के लिए उसका क्या बंदोबस्त है। उसमें सबसे पहली चीज तो खाना आता है, तो हमारे लिए भी उसके लिए भी। तो सही बात है, आप अच्छा कर रहे हैं।
अब धन्यवाद। रहने की व्यवस्था तो साहब ये है, गांव में हमारे यहाँ कुछ जगह कच्ची है, कुछ जगह पक्की है। तो अब जब पक्की जगह है, जहाँ खड़ंजा है, खड़ंजा में हमने गाय बांधी है, तो खड़ंजा में अगर पूरे दिन वो गाय बंधी रहती है तो खड़ंजा में उसके पैर तरस जाते हैं। तो इसलिए गाय को ये भी जरूरी है कि गाय कच्चे में भी बंधना चाहिए। अब हमारे यहाँ दो तरह की गौशालाएं हैं। जैसे गांव में घर में हमने पाला रखा है, कर रहे हैं थोड़ी इधर सिग्नल सिग्नल नहीं आ रहा है, सिग्नल। तो इधर इधर जो है हमारे यहाँ, जैसे गाय के बांधने की जो व्यवस्था है, तो अंदर जब बांधते हैं रात को बांधते हैं, तो वहां पर फर्श लगा हुआ है उसका मीट का। तो अंदर गाय में बनती है। सुबह को जब उठाते हैं तो सुबह को ले जाके हम कच्ची में जगह बना दी है कि कच्ची जगह में हम उसे बांधते हैं। उसके बाद पूरे दिन हमारी गाय चरने जाती है। तो चरने को अब चारागाह रहे नहीं, तो जगह जगह खेती होने लगी। तो क्या करते हैं, हम लंबी रस्सी लेकर के दिन में 2-3 बार खूंटा गाड़ के इधर उधर बदलते रहते हैं। तो जिससे कि ये होता है कि गाय जो चर के आती है तो उसमें अपनी इच्छा अनुसार जो उसके मन होता है वो घास चरती रहती है। तो उससे ज्यादा बढ़िया पौष्टिक आहार हमारे लिए मिल जाता है। तो यहाँ हम जो चारा खिलाते हैं वो चारा भी कम खिलाना पड़ता है। और गाय जब चर के आ जाती है तो उसका गांव में मतलब घूमना रहता है, चरागाह में जैसे घूमना रहता है, तो उसके कच्चे जगह पे पृथ्वी से उसके पैर टच होते हैं, तो उससे उसके लिए पृथ्वी से जो पोषक तत्व मिलने वाले हैं वो उसको मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी गाय को पाल रहे हैं। और गाय को जो है, हमारी छोटी सी गाय है, छोटा सा जरा चारा खाती है, 10 किलो चारे में हमारा पेट भर जाता है उसका। और चोकर भी हम उसके लिए 1-1.5 किलो चोकर देते हैं। तो इस तरह से हम उसको पाल रहे हैं। इस बार हमारी प्लानिंग ये है कि इस बार हम अपने गेहूं उत्पाद कर रहे हैं। गेहूं में हम पूरा जैविक अपनी पूरे गौ गौ आधारित बना रहे हैं। जैसे सुभाष पालेकर जी का जो गौ आधारित खेती है, हम उनका सुन के आए थे वर्धा में। तो उन्होंने बताया कि जो 10 किलो गोबर और गौमूत्र से जो उत्पाद तैयार कर रहे हैं हम अपना जैविक जीवा अमृत वही डालेंगे 15-15 दिन के अंतर से। तो इस बार हमने जो खेत में 3 बीघा गेहूं बो के और उसका जो चारा भूसा रखेंगे, तो भूसा अपनी गाय के लिए रखेंगे। तो इस प्रकार से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी गाय को तो हम अपने शुद्ध चारा खिला सकें। बहुत ये अच्छा, बहुत प्लानिंग। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, शाबाश। ओके सर। Iron calling. हेलो, कोई और बोले भाई? प्रतीक जी। जी सर, बस हो गया आप है। इसको आप इसको समराइज करके खत्म करिए, मेरे को मुझे इधर नहीं हो रहा है। जी जी जी, आपका अभी समय है ना सर, गोल्डन पीरियड है ये तो। हमारे यहाँ बोलते हैं ब्याज खाने का समय। तो ये तो परेशान इसी करेगा ही। जी जी जी, ठीक है, आप इसको समराइज करके क्लोज करवाइए। धन्यवाद। जी, सभी का जी, धन्यवाद सभी का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। आज जरा ज्यादा बढ़ा नहीं, कुछ बहुत कम लोग थे। सबका धन्यवाद। जी, सबका धन्यवाद। शुभ ठीक है रात्रि साहब, सभी ठीक को। है। जय श्री कृष्णा। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्णा। ठीक है। आज अलका दीदी नहीं बोल रही है, अलका दीदी अब बोलेंगे। थोड़ी सी लाना, थोड़ी सी और।